हेलो स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे कंपनी लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक, संगम ज्ञापन यानी MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो संगम ज्ञापन को समझने से पहले अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके 50 रुपीज़ में कंपनी लॉ के इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम ज्ञापन। तो संगम ज्ञापन क्या है? संगम ज्ञापन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA क्या है? तो इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, संगम ज्ञापन, किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है। जैसे कि जैसे कि भारत के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि संविधान में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है और संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और संविधान में नागरिकों के कर्तव्य, अधिकार, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, लिमिट्स, इन सभी के बारे में विशेष जानकारी दी हुई होती है। जैसे कि जैसे कि भारत और उसमें निवास कर रहे सभी व्यक्तियों के बारे में संविधान में जानकारी दी जाती है। ठीक उसी प्रकार ही MOA में कंपनी के बारे में सभी विशिष्ट जानकारी दी जाती है कि कंपनी कंपनी का जब किसी कंपनी की शुरुआत होगी तो कंपनी में क्या इंक्लूड होगा, कंपनी में क्या काम होगा, कंपनी का क्या उद्देश्य होगा, कंपनी की क्या 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 गतिविधियां होंगी कंपनी की, और उसमें क्या आवश्यक होगा, और और कंपनी कैसे रन करेगी, इन सभी के बारे में MOA में मेंशन किया जाता है। तो MOA को हम कंपनी का चार्टर भी कह सकते हैं। जो MOA होता है वह कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम यह मान सकते हैं कि यदि आप हैं तो अगर आप किसी कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक शूज़ बनाने की एक कंपनी का निर्माण करना है। तो अगर आपके पास कंपनी बनाने के लिए दो मेन डॉक्यूमेंट्स MOA और AOA नहीं होंगे तो आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते। यदि आपको अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना है तो आपको MOA बनाना ही पड़ेगा। बेसिकली MOA जो होता है वह एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है। जैसे कि संविधान, जो भारत का संविधान है तो वह एक खुली किताब की तरह है। भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान को पढ़ सकता है, बल्कि भारत का ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी भारत के संविधान को पढ़ सकते हैं
उसी प्रकार जो कंपनी का एमओए डॉक्यूमेंट होता है वह वह भी एक खुली किताब की तरह है। उसको बाहरी व्यक्ति, कंपनी के बाहरी व्यक्ति, बाहर के सभी व्यक्ति उसको रीड कर सकते हैं। और यह ऐसा माना जाता है कि एमओए बेसिकली बाहरी व्यक्तियों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति ही कंपनी पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बाहरी व्यक्ति को कंपनी के बारे में सभी जानकारियाँ एमओए के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो एमओए क्या होता है? तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 56 के अनुसार अनुसार ज्ञापन का अर्थ किसी कंपनी का मूल रूप से तैयार किया गया या इस अधिनियम के अनुसरण में समय-समय पर परिवर्तित किया गया संगम ज्ञापन है। कि एक मूल रूप से तैयार किया डॉक्यूमेंट्स है और इस अधिनियम के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया हुआ संगम ज्ञापन वाला डॉक्यूमेंट है। जो संगम ज्ञापन कंपनी का एक कंपनी का एक सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। वही जो मैंने अभी बताया कि जो संगम ज्ञापन होता है वह कंपनी का एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के कामकाज के बारे में विशिष्ट जानकारी होती है। कंपनी के कामकाज के बारे में एमओए में मेंशन होता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या लायबिलिटीज है, उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या दायरे हैं, क्या लिमिट्स हैं, कंपनी किस उद्देश्य से काम करेगी, कंपनी में क्या काम किया जाएगा, तो ये सब एमओए में मेंशन होता है। साथ ही साथ ही यह कंपनी की गतिविधियों के दायरे को भी परिभाषित करता है। जो जो एमओए है वह कंपनी के दायरे को भी परिभाषित करता है कि कंपनी की क्या लिमिट्स हैं, कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती, ये सब एमओए में मेंशन होता है। और यदि कंपनी अपने दायरे से बाहर का कोई कार्य करती है तो वह अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत माना जाता है। अगर कंपनी अपने उद्देश्य से बाहर का कोई भी काम कर देती है तो वह उद्देश्य बाह्य घोषित कर दिया जाता है, यानी शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है कि संगम ज्ञापन को कंपनी का चार्टर्ड भी कहा जाता है। कंपनी का चार्टर्ड मतलब जैसे भारत का संविधान है वैसे ही एमओए कंपनी का चार्टर्ड है। ठीक है, कंपनी का चार्टर्ड है और जिसमें सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य तथा कंपनी के साथ उसके संबंध शामिल होते हैं। कंपनी के साथ कंपनी के क्या अधिकार है, कंपनी के क्या कर्तव्य हैं और और कंपनी के साथ उनके संबंध शामिल होते हैं कि कंपनी के बाहरी व्यक्तियों के साथ क्या संबंध है। तो यह भी एमओए में मेंशन किया जाता है। तो तो फिर है आगे, प्रत्येक व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह वह अपनी कंपनी के लिए एक कानूनी पहचान चाहता है। एसोसिएशन के ज्ञापन में सभी आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो कंपनी को कानूनी पहचान के लिए आवश्यक होते हैं। तो अगर जैसे कि आप किसी कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको एमओए बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एमओए होता है उसमें सभी
ऐसी जानकारी होती है जो कंपनी को कानूनी पहचान देने के लिए आवश्यक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको एमओए बनाना आवश्यक है। फिर है संगम ज्ञापन एक सर्वोच्च सार्वजनिक दस्तावेज है। तो संगम ज्ञापन एक सर्वोच्च सार्वजनिक दस्तावेज है, यानी कि जैसे संविधान को सभी पढ़ सकते हैं, वैसे ही कंपनी के एमओए को कंपनी के बाहरी व्यक्ति रीड कर सकते हैं, जिसमें कंपनी के निगमन के समय आवश्यक आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है। यह भी कहा जा सकता है कि एमओए के बिना कंपनी का निगमन नहीं हो सकता। ठीक है। एमओए के बिना किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता। तो एमओए बेसिकली यही है। फिर आगे देखते हैं हम। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि एमओए क्या है वो हमने समझ लिया है। अब है कि एमओए किस लिए बनाया जाता है। तो कंपनी को एमओए की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए एमओए का निर्माण किया जाता है कंपनी में। तो एक पॉइंट ये है कि कंपनी को पंजीकरण कराने के लिए भी हम एमओए को एक पॉइंट मान सकते हैं कि कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए एमओए आवश्यक होता है। ठीक है। फिर है कि कंपनी को अलग पहचान देने के लिए भी यह आवश्यक होता है। इसके साथ ही कंपनी के कार्यक्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण करने के लिए भी यह आवश्यक होता है कि कंपनी की क्या कार्यक्षेत्र है और उसकी क्या सीमाएं हैं। तो इसको भी यह मेंशन करता है। ठीक है। फिर है बाहरी दुनिया के साथ, जो बाहरी दुनिया है उसके साथ कंपनी के संबंध को बनाने के लिए भी एमओए महत्वपूर्ण है कि कंपनी के साथ बाहरी व्यक्तियों के क्या संबंध है, वो भी एमओए में मेंशन किए जाते हैं। फिर है फिर है कि सदस्यों का क्या दायित्व होता है। सदस्यों की देयता क्या होती है, सदस्यों की देयता क्या होती है कि सदस्य किस लिमिट तक देयता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कितनी उनकी शेयर धारकों की जो देयता है, उनकी लायबिलिटीज है, वह कितनी होगी। तो यह भी एमओए में मेंशन होता है। और यह पूंजी संरचना भी है, यानी कि यह बताता है कि कंपनी अधिकतम कितनी पूंजी जुटा सकती है, यानी कंपनी कितनी पूंजी को अपने पास इकट्ठा कर सकती है और उसे कितने शेयरों में बांट सकती है, ये भी एमओए में मेंशन होता है। तो इसीलिए कंपनी में एमओए बनाया जाता है। फिर एमओए का उद्देश्य क्या होता है। तो एमओए का उद्देश्य होता है कि यह बताता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, कंपनी का निर्माण क्यों किया गया है और वह क्या काम कर सकती है, कंपनी क्यों बनाई गई है और वह क्या काम कर सकती है, यह एमओए में मेंशन होता है। फिर है कि कंपनी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जो एमओए है वह कंपनी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो एमओए है तो वह कंपनी के लिए इस तरह से महत्वपूर्ण है कि वह कंपनी की शक्ति और सीमा को निर्धारित करता है। कंपनी की जो शक्ति है और उसकी जो सीमा है उसको तय करता है एमओए। ठीक है।
MOA फिर है कि निवेशकों और लेनदारों की सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है कि बाहरी व्यक्ति जो हैं उनकी उनकी उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि जो शेयर धारक होंगे यह उन्हें बताता है कि उनका पैसा किन गतिविधियों में लगाया गया है और जो लेनदार होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, यह लेनदारों को जो कंपनी है उसके कार्यक्षेत्र की जानकारी देता है ताकि वे सुरक्षित रूप से कंपनी के साथ लेन-देन कर सकें। फिर ठीक है, फिर उसके बाद है कि यह कंपनी को कानूनी पहचान देने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो कंपनी को कानूनी पहचान देने के लिए भी MOA महत्वपूर्ण होता है। फिर है आगे आगे पॉइंट है कि कंपनी के बाहरी व्यक्तियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो जो कंपनी के बाहर के व्यक्ति होते हैं, जो कंपनी के बाहर के व्यक्ति होते हैं जैसे निदेशक, लेनदार, बैंक और अ, जो जो उसके शेयर धारक जो होते हैं, तो एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। बाहरी व्यक्तियों के लिए यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। बेसिकली इसमें 4 पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला है कार्य क्षेत्र की जानकारी। अ, नो कार्य क्षेत्र की जानकारी। जैसे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जैसे आप खुद को भी समझ सकते हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति कंपनी के साथ बिज़नेस करने से पहले MOA पढ़कर यह जान सकता है कि कंपनी को कानून के रूप में क्या काम करने की अनुमति है, ठीक है? यानी कि आप अगर कंपनी के बाहरी व्यक्ति हैं, तो आप MOA को रीड करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी को कानूनी रूप से काम करने की क्या-क्या उसको अनुमति दी गई है, क्या-क्या उसकी सीमाएँ हैं, कितनी हद तक वह काम कर सकता है, कितनी हद तक वह आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और आपको डेटा के रूप में वह पैसे वापस कर सकता है। अगर कोई कंपनी है, जैसे कि अगर कोई कंपनी जैसे टाटा लिमिटेड है, तो अगर कोई कंपनी अपने MOA में लिखे उद्देश्यों से बाहर का कोई कार्य करती है, तो वह अवैध माना जाता है। जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, अगर वह अपने उद्देश्य से बाहर का कोई कार्य कर देगी, तो वह कार्य अवैध माना जाएगा और इससे ही जो निदेशक जो बाहरी व्यक्ति हैं, वह धोखाधड़ी से बच सकते हैं। फिर है इसका सेकंड पॉइंट है कि रचनात्मक सूचना का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, तो यह बाहरी व्यक्ति जो होता है, हर बाहरी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील करते हैं, तो वह डील करने से पहले उसको MOA पढ़ लेना चाहिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में यह बताया गया है कि कानून यह मानकर चलता है कि हर बाहरी व्यक्ति ने कंपनी के साथ डील करने से पहले उसका MOA पढ़ लिया है, चूँकि MOA एक
सार्वजनिक दस्तावेज है, इसलिए बाहरी व्यक्ति इसे पढ़कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे किसी गलत या अधिकार क्षेत्र के बाहर की कंपनी के पैसे तो नहीं लगा रहे हैं। तो यह बाहरी व्यक्तियों को यह मान लिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कि जो बाहरी व्यक्ति है उसने कंपनी के एमओए और एओए को रीड कर लिया है। अगर इसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें कंपनी का लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। इसमें बाहरी व्यक्ति का ही दायित्व होगा कि उसने वह डॉक्यूमेंट पढ़ा है या नहीं। ठीक है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है कि वित्तीय सीमाओं का तो अगला पॉइंट जो था वो है वित्तीय सीमाओं का ज्ञान, यानी जो बाहरी व्यक्ति है वह एमओए को रीड करके यह पता लगा सकता है कि उस कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट करना सुरक्षित होगा या कितना कर्ज देना सुरक्षित होगा कंपनी को। तो फाइनेंशियल जो उसकी लिमिट्स हैं वह एमओए को पढ़कर बाहरी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है। फिर जो इसका फोर्थ पॉइंट है वह है शेयर धारकों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो निदेशकों को यह भरोसा रहता है कि उसका पैसा केवल उन्हीं कामों में इस्तेमाल होगा जो एमओए में लिखे गए हैं। ठीक है। कि निदेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको यह एमओए में ज्ञान हो जाता है कि उनका पैसा किन चीज़ों पर इस्तेमाल किया गया है, किन कामों पर इस्तेमाल हो रहा है। यह कंपनी के मैनेजमेंट को मनमर्जी करने से रोकता है। जो एमओए होता है वह कंपनी के मैनेजमेंट को उनकी मनमर्जी करने से रोकता है और निदेशकों के हितों की रक्षा करता है एमओए। फिर आगे का पॉइंट है कंपनी के लिए आवश्यक है या नहीं। जो एमओए है वह कंपनी के लिए आवश्यक है या नहीं। तो हाँ, तो हाँ यह कह सकते हैं कि एक कंपनी के लिए एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से अनिवार्य है। इसके बिना कंपनी की शुरुआत या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं किया जा सकता। इसके बिना कंपनी अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। ठीक है। फिर है इसके आगे का पॉइंट है कि एमओए या कोई भी कंपनी को कहाँ पंजीकृत कराया जाता है। तो इस पर बात करेंगे तो जो है तो एमओए को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पंजीकृत कराया जाता है। ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होती हैं? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती हैं वह प्रत्येक राज्य में एक केंद्र द्वारा चुनी गई एक आरओसी ऑफिस होती है। ठीक है। प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चुनी गई एक आरओसी ऑफिस होती है। आपकी कंपनी का मुख्य कार्यालय जिस राज्य में होगा उसी राज्य के आरओसी के पास उसे रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। मतलब कि
कि जैसे आप किसी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप जिस राज्य में भी रहते हैं, तो वहाँ की ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस में कंपनी को रजिस्ट्रार करवा सकते हैं। और इसको हम एक और तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं एमसीए पोर्टल में। मतलब यह ऑनलाइन रजिस्टर है, तो इसमें भी कंपनी को रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, पंजीकरण के लिए उसमें क्या-क्या होगा? तो उसमें होगा डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसका रहना अनिवार्य है। ठीक है। फिर है डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर है नेम अप्रूवल। फिर है एमओए और एओए। तो किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए उसमें 4 चीज़ें जो होंगी वह महत्वपूर्ण होंगी। डीएससी, डीआईएन, नेम अप्रूवल और एमओए और एओए। तो इन सभी के होने पर ही कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर कराया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इसमें, तो आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसमें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।